हम छत्तीसगढ़ में रायगढ़ की आदिवासी महिला तारिका एक्का की ऐसी आप बीती सुनाने जा रहे हैं जिसके परिवार को सरकारी सिस्टम और पैसे के मद में डूबे उद्योगपतियों ने ऐसा जख्म दिया है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसके दर्द को महसूस करेंगे तो दम घुटने लगेगा। उसकी चीखें, उसके आंसू और उसकी मजबूरी आपको झकझोर देगी। पत्रिका सुना रहा है उसका अनकट ऑडियो, सुनिए और खुद निर्णय कीजिए। 98 में उनका निधन हुआ। माँ आईसीडीएस विभाग में सुपरवाइजर थी, दोनों शिक्षित थे। क्योंकि हमारा घर, हमारी जमीन गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर अलग है, जहां आसपास जंगल है। रांची हाईवे रोड पर तो जमीन है, लेकिन गांव उससे 3 किलोमीटर दूर है, एकांत जगह थी। वर्ष 2000 में नवीन जिंदल स्वयं अपने 2 साथियों के साथ मेरी माँ से गांव जमीन लेने की बात करने आए थे। साधारण इंसान की तरह ही वो आए थे। मेरी माँ ने उनसे मना कर दिया क्योंकि मेरे पापा का निधन 98 में हो चुका था और मेरी माँ उस जमीन को ही मेरे पिता का आशीर्वाद समझकर या उनकी उपस्थिति मानकर हम दोनों भाई बहनों को संभाल रही थी। 1 नवंबर छत्तीसगढ़ विभाजन का दिन हमारे लिए सबसे दुखद दिन था और मेरा परिवार उस दिन को आज भी छत्तीसगढ़ की बर्बादी की शुरुआत का दिन मानता है। क्योंकि उस जंगल में लाइट नहीं थी, हमने वहाँ लाइट की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से अधिकारियों को रिश्वत देकर, हाथ पैर जोड़कर उस जंगल में लाइट की व्यवस्था लाई थी। गांव से लेकर हमारी जमीन तक लाइट लाने काफी पैसा खर्च हुआ। हमको भी अधिकारियों को रिश्वत देने में और भी कई परेशानियां आई थी। हमने उस रात सुबह छत्तीसगढ़ विभाजन की बात हमारे कानों में आई और उसी रात सुबह हमको उस रात के बाद सुबह ये सारे वायर हमारे चोरी हो गए। हमने इसकी कंप्लेन FIR थाने में करने की कोशिश की, बिजली विभाग को दिया, पर उस पर थाने में FIR तक दर्ज नहीं की और कोई भी कार्यवाही नहीं। इसके बाद वर्ष 2003-04 में हमारी जमीन की भूमि अधिग्रहण की बात सामने आई। सारे गाँव पर अधिग्रहण लग चुका था और हमको खबर नहीं मिली थी क्योंकि गांव में आज भी कुछ भी होता है तो हमारे परिवार को खबर आज भी नहीं मिली। कब गांव में चस्पा हुआ, मुनादी हुई, हमको किसी बात की खबर नहीं। और जहां तक हमने बाद में कोशिश किया जानने का तो सरपंच को हमने RTI में एक जानकारी मांगी तो उसमें सरपंच ने भी कहा कि पूर्वी पचरा गाँव की भूमि अधिग्रहण के लिए गाँव में कोई ग्राम सभा नहीं हुई और कोई मुनादी चस्पा नहीं किया गया है। 2003-04 से उसके बाद जमीन अधिग्रहण की मेरी जब आपत्ति देने की तारीख निकल गई तब मेरी माँ को गांव के कोटवार ने और एक पुलिस आरक्षक ने आकर ये बताया कि आपकी जमीन पर भूमि अधिग्रहण लग चुका है और आप मुआवजा लेने के लिए आइए। मेरी माँ ने कहा कि ये तो आपत्ति देने की तारीख निकल चुकी, उसके बाद आप मेरे को सूचना देने आए, तो मैं इसको अधिग्रहण नहीं मानूंगी क्योंकि मैंने इसके लिए सहमति नहीं दी है। इसके बाद मेरी माँ पर दबाव बनना शुरू हुआ। मेरी माँ को घरघोड़ा SDM सुनील जैन, उन्होंने जब हमारे जमीन को घेराव को कांटे तार का घेराव था उसको तोड़ना शुरू किया। मेरी माँ इसकी सूचना देने गई थी SDM साहब के पास क्योंकि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थी। उन्होंने जैसे ही वो घरघोड़ा में बस स्टैंड पर बस से उतरी हैं, SDM का प्यून उनको बुलाकर लेकर गया और उन्होंने कहा कि आपको साहब ने बुलाया है। वो गई वहाँ, उनको सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक SDM के चैम्बर पर पुलिस कस्टडी में रखा गया। कांटेदार तोड़े जाने की खबर हम उस मौके पर जहाँ घटना घट रही थी, मैं, मेरे पति और मेरा भाई, हम वहाँ खड़े थे कि हम हमारी जमीन पर गाड़ी चलने नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने बुलडोजर और JCB वगैरह खड़ा किया था। वहाँ हमारे आम और काजू का बगीचा था, 1600 पेड़ों का बगीचा था। हम खड़े थे, माँ पर बार बार वो लोग प्रेशर ये डाल रहे थे कि अगर आप वहाँ से अपने बच्चों को हटने को नहीं कहेंगी तो हम आप पर गाड़ी चला देंगे, आपके बच्चों पर गाड़ी चला देंगे। सुबह से शाम तक मेरी माँ BP और शुगर की मरीज है, उनको एक कुर्सी से उठने तक नहीं दिया गया, कपड़ों पर पेशाब हो गया। SDM उनके अधिकारी थे परंतु उनको तरस नहीं आया। बाहर DK भार्गव, राकेश हिंदर,
ये जिंदल के दलाल बैठे हुए थे। शाम होते होते मेरी माँ को जब बहुत ही ज्यादा जोर डालकर कहा गया कि अब आपके बच्चों पर हम गाड़ी चला ही देंगे, तो वो घबरा गई। उन्होंने कहा कि मैं आपको लिखित में कोई भी सहमति नहीं दूंगी, आपको जो करना है कर लो, मेरे बच्चों को मेरे पास ला दो। उन्होंने खुद ही हमारी बात मेरी माँ से अपने वॉकी टॉकी से करवाया और फिर उन्होंने अपनी गाड़ी से ही हमको घरघोड़ा एसडीएम ऑफिस मेरी माँ के पास लेकर गए। हम लोग वहां पहुंचे, हम लगभग 4 घंटा हम घरघोड़ा में रहे एसडीएम ऑफिस में। 4 घंटे के बाद जब हम वापस घर आए तो बगीचा पूरा कांटे तार का घेरा था, तोड़कर बगीचे से आम और काजू के पेड़ों को पूरा बर्बाद करके उन्होंने कच्ची सड़क बनाकर तैयार कर ली थी और गाड़ियां आना जाना शुरू हो गया था। 2007 में वो अक्सर मेरे भाई को मेरी माँ पर सहमति के हस्ताक्षर लेने के लिए पुलिस आती थी। पुलिस जबरदस्ती उसे थाने पर ले जाकर बंद कर देती थी, जबरदस्ती धूप में खड़ा रखते थे, मुर्गा बनवाते थे, तेरी माँ को सहमति के हस्ताक्षर करवा। उसने कभी घर में नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसी घटना घट रही है। वो जानता था कि मेरी माँ उस जमीन को मेरे पिता को समझकर कि मेरे पिता हैं हमारे साथ, ये सोचकर वो जी रही है। पर उसके दोस्तों ने आकर बताते थे कि प्रवीण को इस तरह से पुलिस ले जाती है, पकड़ कर ले जाती है, क्योंकि वो 3-3, 4-4 दिन तक घर नहीं आता था। 2007 में 1 अप्रैल का दिन मेरे भाई की बेटी का अन्नप्राशन था। उस रात उसको उसके दोस्तों ने फोन करके बुलाया और उसके दोस्तों ने कहा कि तेरे घर में तेरी माँ है, बहन है और तो कोई है नहीं, तो महिलाओं के बीच में हम लोगों को अपना पार्टी में खाना वगैरह ये सब हमको बनता नहीं। तो वो उनके साथ तराईमाल गांव चला गया, जो हमारा पंचायत गांव था। सुबह खबर आई 2 अप्रैल कि प्रवीण तराईमाल नालवा के सामने पेट्रोल पंप पर प्रवीण का एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग गाड़ी लेने आ जाइए। हमें लगा कि वो शायद कहीं हॉस्पिटल गया होगा, उसको कोई लेकर गया होगा, गाड़ी पड़ी हुई होगी। वहां जाने पर मैं खुद स्पॉट पर गई थी अपने भाई गाड़ी देखने के लिए क्या है। उसके साथ उसके 3 दोस्त थे, तीनों स्पॉट पर ही डेथ हो गई। उनकी कंडीशन जिस तरह से थी, कहीं से भी नहीं लगता कि वो एक एक्सीडेंट था। 3 लड़के, 1, 2, 3, इस तरह से तीनों के सिर मिले हुए, बॉडी तीनों की इस तरह से अलग अलग दिशाओं में, और तीनों जिस तरह हम आदिवासी लोग नाच करते हैं हाथों को एक दूसरे में डालकर, इस तरह वो तीनों स्पॉट पर पड़े हुए थे। गाड़ी एक डंपर खड़ी हुई थी, उस पर गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी भी गिरी नहीं थी, परंतु शासन प्रशासन ने उसे एक एक्सीडेंट साबित किया और उसकी हत्या को मामले को उन्होंने रफा दफा कर दिया। वर्ष 2008 में मैं ड्यूटी से लौट रही थी। मेरे घर पर जाने के लिए मुझे जिंदल के गार्ड्स ने मना किया। उन्होंने सड़क बनाकर तैयार कर ली थी, हमारी जमीन पर कब्जा उन्होंने कर लिया था, आधी जमीन पर। 2008 में मैं घर से लौट रही थी, मुझे जिंदल के गार्ड ने घर जाने से रोका, तो मैंने कहा कि मेरी जमीन है, मेरा घर है, मुझे घर तक मुझे जाना है, मैं बाहर क्या करूंगी, घर जाना मुझे। मेरे साथ बदतमीजी की, मारपीट की। मैंने घर जाकर जब बताया तो उन्होंने बताया कि हमारे जो और 2-4 किराएदार लोग थे उनको भी उन्होंने मारपीट किया था और घर आने से उन्होंने उनको भी रोका था। इस बात को लेकर जब हम वहाँ सत्यवान चौहान सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर थे, उनके पास सुबह मेरी माँ और मेरे पति बात करने गए, तो उन्होंने मेरी माँ पर शांति भंग का केस कर दिया घरघोड़ा एसडीएम कोर्ट में। उसके बाद उन्होंने उस केस को रफा दफा करने के लिए मेरी माँ पर दबाव डाला। यदि वो रफा दफा नहीं करती हैं तो फिर वो मेरे पति को जेल में डाल देंगे, बंद कर देंगे, इस तरह की बात की। मेरी माँ ने कितने केसों से लड़ू, क्योंकि जमीन का केस लड़ते हुए वो काफी थक गई थी, जमीन का केस चल ही रहा था, इस वजह से वो परेशान होकर उन्होंने उनके साथ उस केस में समझौता किया। वर्ष 2012 में मैं भी एक सरकारी कर्मचारी हूँ, स्वास्थ्य विभाग में आरएचओ हूँ। मैं नाइट ड्यूटी में थी। एक पत्रकार के द्वारा मुझे सीधी भरे वार्ड में मरीजों के बीच में जान से मारने की धमकी, कहीं अकेले नहीं जाने की धमकी, बलात्कार करने की धमकी मिली, जिसका अभी भी केस घरघोड़ा कोर्ट में चल रहा है।
पर अब तक उसने कोई कार्रवाई। मैंने अपने अधिकारियों से कहा, अधिकारियों ने उल्टा मुझे ये प्रेशर डाला कि तुमको उस आदमी को माफ करना पड़ेगा, माफ करो। मैंने नहीं किया। 2013 में 31 मई की रात मैं अपनी माँ के पास कुंजीपत्रा में थी। मेरी पोस्टिंग तमनार में, मेरा हेडक्वार्टर भी तमनार में है। 31 मई को मैं अपनी माँ के घर पर थी। रात में मुझे बहुत तेज बुखार था क्योंकि माँ काफी उम्र की हो चुकी है, मेरे साथ नहीं चल सकती थी। सुबह मैं अकेले ही अपने इलाज के लिए घर से निकली। मैं सड़क पर खड़ी थी, काफी टाइम होने की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, कमजोरी लग रही थी। 6:30 बजे तमनार बस जाती है। मैं तमनार बस के लिए खड़ी थी और बस आने में टाइम लगेगा, लगभग 20-25 मिनट में खड़ी रही। तब एक 4 व्हीलर मेरे पास आकर खड़े। ड्राइवर ने पूछा कि तमनार जाना है? मैंने कहा हाँ। मैं बैठी, मुझे कमजोरी लग रही थी, मैं आँख बंद कैसे लेटी थी, बैठी थी। मुझे पता नहीं चला मुझे क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं कुछ भी नहीं समझ पाई। जब मेरी आंखें खुली, आंखों पे पट्टी बंधी थी, होश आया। मैं बहुत ही दयनीय हालत में थी। मेरे दोनों हाथ एक पलंग पर बंधे हुए थे। जैसे मुझे होश आया, मैंने बात सुनी। कमरे के अंदर कुछ 2-4 लोग एक दूसरे को मैनेजर, डायरेक्टर बोलकर बात कर रहे थे। इसकी माँ, बेटी, होश नहीं था क्योंकि हल्की हल्की बातें समझ में आ रही थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, जोर, मेरे हाथ बंधे थे, मैं उठ नहीं सकती थी। मैं चिल्लाई। एक आदमी ने आकर मेरे दोनों कंधों को पकड़कर जोर से हिलाकर उसने मुझसे कहा, तुम्हारी सड़क कॉलेज वाली जमीन हमारे कब्जे में है, बाकी की जमीन भी हमारी हो जाएगी। तुम कलेक्टर को लिखकर दे दो कि हम अपनी मर्जी से इस जमीन को छोड़कर जा रहे हैं अपनी जरूरत से। ना तुम आज की इस घटना से समझ जाओ कि हम तुम्हारे परिवार के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। जब उसने मुझे हिलाया तब मुझे पता चला कि मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था उस वक्त, क्योंकि मेरी आंखों पर पट्टी बनी थी, मैं देख नहीं सकती थी। वो जानवर लोग मेरे हाथों पर अपने गुप्तांग पकड़ा रहे थे, दोनों हाथों पर। मैं चिल्लाऊं तो मैं चिल्ला नहीं सकती थी, मेरा मुंह बंद किया जा रहा था। बोलने को तो बहुत ज्यादा है कि उस वक्त मेरे साथ क्या हुआ। क्या आप सब शर्म से सिर नीचे कर लेंगे? इन जल्लादों की बात अगर मैं आपको कहूँ, इन जानवरों की बात अगर मैं कहूँ, जब के बाद उन्होंने सारी प्रताड़नाएं देने के बाद जब मेरी आंखों से पट्टी खोली, बगल में मेरे कपड़े पड़े थे, मैंने पहना। फिर वो मुझे उठाकर वापस गाड़ी में लेकर उसी जगह छोड़ गए जहां से वो मुझे लेकर गए थे। उस दिन मेरे पति मेरे घर पर नहीं थे। उस दिन मेरे पति मेरे बच्चों के साथ अब मेरे ससुराल गए हुए थे। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने को जा रही थी, बच्चों को थोड़ी देर अपने दादा दादी को दिखाए बोलकर वो गए थे। 3 जून को वो जब लौटे तब मैंने उनसे बताई सारी बात। मैं अपनी माँ से नहीं बता सकती थी क्योंकि मैंने देखा मेरी माँ को उस जमीन पर किस तरह से वो जी है। क्योंकि जब हमने जमीन खरीदी थी, गांव के लोग नहीं चाहते थे कि हम बाहर के लोग आकर वहां रहे। 100 रुपए 50 रुपए एक दिन का पानी खरीद कर हमने उस जमीन को दिया था अपने पापा के सपनों को साकार करने के लिए। मेरे पापा उस जमीन को कैपिटल स्टोन नाम देना चाहते थे। पूंजीपत्र से कैपिटल स्टोन, वहां वो बहुत कुछ करना चाहते थे। 2nd क्लास ऑफिसर थे, पढ़े लिखे समझदार इंसान थे। मैं अपनी माँ से कुछ नहीं बोल सकी। 30 तारीख को जब मेरे पति लौटे, मैंने सारी बात बताई। सुबह हम फिर तमनार थाने में इसकी शिकायत देने गए। जब हमने शिकायत दी, मुंशी ने ली शिकायत, बोला कुछ नहीं, हम वापस घर आए। 5 तारीख को पुलिस वाले घर आकर मेरे पति को, ज्यादा नेतागिरी करेगा तो तुझे नक्सली बनाकर मार देंगे कहकर मेरी कंप्लेन वहीं हमारे सामने हार कर चले गए। इसके बाद क्योंकि मेरे बच्चे जिंदल स्कूल में पढ़ रहे थे, हम दोनों डर गए कि आज हमारे साथ ही घटना, कल को बच्चों के साथ कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। हम दोनों शांत हो गए। 2014 में मेरी आत्मा मुझे दवाई नहीं देती थी कि मैं चुप रहूं इसमें, क्योंकि मेरे भाई की हत्या, माँ पे इतनी प्रताड़ना, अब मुझे उसका शिकार बनाया जा रहा था। मैंने चुप रहना जरूरी नहीं समझा, इसलिए मैंने बच्चों को दूसरे स्कूल में रायगढ़ से बाहर पढ़ने के लिए भेजा।
छोटे 6 साल के बच्चे को अपने आप से दूर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आज भी रोता है। जब मेरी इसके बाद 2014 में मैंने तय किया कि अब मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी। जब मैं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर गई, रजिस्ट्रार ने एक दूसरा केस बोलकर मेरे केस को जज तक जाने ही नहीं दिया। मेरी फाइल, मेरा केस रजिस्ट्रार के पास ही खारिज हुआ। 17 फरवरी का दिन था। 7 अप्रैल 2015 को मेरा केस फिर लगा सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ उपस्थित है वो वकील जिन्होंने मेरे विरोध में जिंदल की ओर से कोर्ट में खड़े हुए थे। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी, परंतु उनको यहाँ देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई कि वो मानव अधिकार की बात करते हैं। आज इस मीटिंग में उपस्थित हुए। मेरी ओर से 1 वकील, 2 वकील और उस राक्षस के लिए 20, 12, 18, 28 वकील बकोर्ट पर खड़े होते हैं और आप एडवोकेट जजेस बोलते हैं कि आप मानव अधिकार की बात करते हैं। कैसे समझे हम साधारण इंसान कि आप लोग न्याय के लिए बात करते हैं? पैसों के बल पर कोर्ट खरीदी जाती है, हमारी जिंदगी बर्बाद की जाती है और संविधान की बात करने वाले ये बर्बादी का खेल खेलते हैं। तकलीफ होती है बहुत ज्यादा। जान से मारने की कोशिश। जब मैं दोबारा वहां से लौटी, मुझे वापस ज्वाइनिंग देने के लिए कलेक्टर के आगे हाथ पैर जोड़ने पड़े। मेरी ज्वाइनिंग नहीं ली जा रही थी। मैंने सुरक्षा की मांग की कि ड्यूटी में रहते हुए मुझे धमकी मिली थी, परंतु मैं सुरक्षा तो मुझे नहीं दी गई। मैं अपने पति और माँ के संरक्षण में भी न रह सकूं, इसके लिए मुझे चपले ट्रांसफर किया गया ताकि कभी भी मेरे साथ कोई भी घटना घट जाए। इसके लिए भी मैंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया अपने सारे केस को लेकर। हाई कोर्ट ने कमिश्नर को केस दिया। कमिश्नर साहब के पास मैंने काफी हाथ पे जोड़ा, गुहार लगाई, तब मुझे अपने घर के पास सरायपाली में पोस्टिंग मिली। और अब मुझे ऑफिस से ये बात सुनने को मिलती है कि आपकी तनख्वाह बिल पर हम साइन नहीं करेंगे तो आप क्या कर लेंगे। मुझे अब तनख्वाह नहीं मिल रही है। मेरी सर्विस बुक, जीपीएफ पासबुक, लास्ट पे सब कुछ चपले भेज दी गई है और खुलेआम ये बात सुनने को मिल रही है कि मेरी तनख्वाह अगर नहीं बनाएंगे तो मैं उनका क्या बिगाड़ दूंगी। क्योंकि समय खत्म हो गया। मैंने कहा कि अगर मेरी आप बीती मैं कहूँ तो मेरे लिए 1 हफ्ता भी कम है। इतना ही बोलने पर आप सब समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस देश में अब न्याय है कहीं भी। न्याय की उम्मीद मैं नहीं कर सकती। मैं बार बार अपनी मेरी एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही और आप सबने शुरू में ही आकर बोल दिया कि आप सब भी अपंग हैं। इन उद्योगपतियों के लिए आप वजह से आप खुद अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकते। आगे बोलना भी, न्याय की उम्मीद करना भी अब मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी। जब तक मैं जिंदा रहूंगी लड़ाई लड़ूंगी। सरफरोशी की तमन्ना आप मेरे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है बोलती हूँ मैं। आए और मेरा सामना करे। मैं हर मोड़ पर अपनी लड़ाई लड़ूंगी और मैं जीत कर दिखाऊंगी। मेरे परिवार को बर्बाद करने की जो साजिश शासन और प्रशासन ने की है, मैं एक एक का हिसाब लूंगी। ऐसी ही घटना मैंने जब बंधेता विक्रमनाथ ब्लॉक में देखी, मैं उनकी मदद ही क्योंकि जिस तरह से मेरे परिवार को पूरी तरह से बर्बाद किया, वही कहानी मैं बंधेता में देख रही थी। अभी की बात है, 1 अप्रैल की। तब मैं फिर से इसलिए मैं उनके लिए खड़ी हुई। उस आंदोलन में मैं खड़ी हुई सरकारी कर्मचारी होकर के। मुझ पर उस दिन ये बात लगाई गई कि मैं एक चरित्रहीन औरत हूँ। पुलिस ने तमनार में मेरे खिलाफ ये बात छेड़ी गई कि मैं एक चरित्रहीन औरत हूँ। फिर भी मैं खड़ी हूँ का सामना करने के लिए और मैं पीछे नहीं हटूंगी। और इसी वजह से मुझे स्पष्टीकरण लेटर मिला कि मैं एब्सेंट क्यों थी। अगर मेरे लिए ये गलत है, अवैधानिक है कि मैं सरकारी कर्मचारी होकर उस आंदोलन में क्यों गई, तो क्या उस एसडीएम के लिए अवैधानिक नहीं था कि मेरी माँ को जमीन की सहमति दिलाने के लिए वो पुलिस कस्टडी में रखे, मेरे भाई की हत्या को वो एक्सीडेंट साबित करे, मेरे साथ इस घंटी घटना को होने के बाद में उन पर एफआईआर दर्ज न करे। धन्यवाद।